हाँ भाई लाडलो, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा, आपका अपना एसएसटी मेंटोर 6 डे ज्योग्राफी चैलेंज के डे नंबर 5 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज के इस लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सारे मैप को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत 2 वर्ड से अपन लोग समझते हैं कि सर ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। जियोग्राफी, जब आप धरती की सरफेस के ऊपर की चीजों की बात करते हो, सरफेस के ऊपर मौजूद हर वो चीज, चाहे वो लैंड हो, क्लाइमेट हो, पीपल हो या प्लेसेस हो, जब आप इन सब चीजों की बात करते हो तो उसे ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ज्योग्राफर्स कहा जाता है। ये जो ज्योग्राफर्स होते हैं दोस्तों, इनका काम होता है मैप्स बनाना, कंट्रीज को स्टडी करना, वेदर को स्टडी करना और तो और ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करना। आपके एसएसटी के 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जियोलॉजी। जब आप धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, कोर, मेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ते हो, तो उसे कहा जाता है जियोलॉजी। और जियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है जियोलॉजिस्ट। एक जो जियोलॉजिस्ट होता है वो धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ के समझने की कोशिश करता है दोस्तों कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वॉल्केनो क्यों रप्ट होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं और माउंटेन और रिवर्स कैसे बनते हैं। ये 2 वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनको यहीं समझा दिया जाए। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत मिनरल की डेफिनेशन से करते हैं। सर मिनरल क्या होता है? अब मिट्टी जो होती है दोस्तों, आपकी मिट्टी के अंदर अगर कोई भी मेटल, नॉन मेटल या फॉसिल फ्यूल मौजूद है, आई रिपीट, मिट्टी के अंदर मौजूद अगर कोई भी मेटल, नॉन मेटल या फॉसिल फ्यूल मौजूद है तो वो मिट्टी मिनरल कहलाती है। अब उसका मिनरल होने के लिए 3 कैटेगरी का फुलफिल होना जरूरी है। पहली बात, वो नेचुरली अकरिंग होनी चाहिए, यानी कि नेचर से वो बननी चाहिए, आपने उसमें इंफ्यूज ना करा हो आर्टिफिशियली। दूसरी बात कि वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अब सर ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि आपने एक रोटी मंगवाई, ठीक है। अब जो ये रोटी होती है दोस्तों, इस रोटी का कंपोजिशन जो होता है वो पूरी रोटी के अंदर होमोजीनियस होता है। इसका मतलब कि तुम उसका यहां से बाइट लो, यहां से बाइट लो, यहां से बाइट लो या यहां से बाइट लो, वो बाइट जो होगा वो सेम होगा, चाहे तुम रोटी में कहीं से भी उसको बाइट को तोड़ के निकालो। इसलिए रोटी एक होमोजीनियस है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो मेरे घर जब पिज्जा आता है ना तो मैं देख लेता हूं कौन से स्लाइस में ज्यादा माल्टाल है, जिसमें ज्यादा पनीर होता है, ज्यादा चीज होता है, मैं वो वाला स्लाइस उठा लेता हूं दोस्तों। क्योंकि जो पिज्जा होता है वो होमोजीनियस नहीं, वो हेटेरोजीनियस होता है। उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं कोई चीज ज्यादा होती है तो कहीं कोई चीज कम होती है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो नेचर में तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ वो होमोजीनियस होते हैं। और लास्ट बात बताई गई है कि उनका डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर आप इन मिनरल्स को स्टडी करो, इनको जूम करो, इनकी केमिस्ट्री में जाओ, तो आप ये पाओगे कि इनके एटम्स जो होते हैं वो बॉन्डेड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। शायद वो आयोनिक बॉन्ड होंगे या वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, लेकिन जो एटम्स होते हैं प्रॉपर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हर वो चीज जो नेचर में पाई जाती है, जो कि होमोजीनियस होती है, जिसका डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है मिनरल। गोल्ड एक मिनरल है, कॉपर एक मिनरल है, सिल्वर एक मिनरल। अब ये जो मिनरल आपने देखे, आप बोलोगे कि सर हमारी जिंदगी सही चल रही थी, ये मिनरल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी मिनरल होते हैं ये सब अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। कोई मिनरल ऐसा होता है जो हार्ड होता है, तो कोई ऐसा होता है जो सॉफ्ट होता है। कोई मिनरल एक्सपेंसिव होता है तो कोई मिनरल चीप होता है। कोई मिनरल चमकता है तो कोई मिनरल डल होता है। ये कैसे डिफरेंस होता है? तो मिनरल जहां से निकाला जाता है, जिस भी जगह से मिनरल निकाला जाता है, वहां की फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसी थी उस पर डिपेंड करता है कि मिनरल कैसा होगा। मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से, आइए इसको यहां देखते हैं। मैं अपनी बहन के घर गया और मैंने कहा भाई खाना लगाओ, खाना। भाई आया भाई, उसने खाना लगाया, मैंने थाली दूर कर दी, मैंने कहा ये क्या है, इसमें नमक कम है, नमक लेकर आओ। उनने रपाटा रख दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले गरीब तू खाता होगा नमक, हम खाते हैं पिंक सॉल्ट। अब आप मुझे बताइए, सॉल्ट और पिंक सॉल्ट दोनों सेम है। सॉल्ट में भी NaCl है, पिंक सॉल्ट में भी NaCl है, दोनों में सिंगल आयोनिक बॉन्ड है। बस उसका सॉल्ट पिंक इसलिए है क्योंकि वो जहां से निकाला गया उसका फिजिकल और केमिकल कंडीशन के कारण वो सॉल्ट पिंक है। तो भाई फिजिकल और केमिकल कंडीशन के कारण हो सकता है मिनरल्स का कलर अलग अलग हो।
इसके अलावा बताया गया है हार्डनेस के बारे में बात बताई गई। मैंने तुझे एक चौक का टुकड़ा दिया, मैंने कहा भाई इसको मसल दे, तुमने कहा है, तुमने चौक ली, उसको ऐसे करके मसल दी और ऐसे करा, हल्की कह दे। मैंने कहा अच्छा जी, ये लो एक डायमंड, मसल दीजिए। अब तुमने डायमंड ऐसे रखा और तुमने ऐसे ऐसे करके ऐसे जैसे उसको चिरकने की कोशिश करी, तुम्हारी वो उंगलियों को फाड़ दिया उसने, क्योंकि चौक हार्ड नहीं थी लेकिन डायमंड हार्ड है। ना केवल डायमंड हार्ड है, दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो यहां पे दोनों मिनरल हैं लेकिन दोनों की हार्डनेस अलग अलग है बिकॉज फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। अगली बात बताई गई है क्रिस्टल फॉर्म। अरे तुम एक बात बताओ, एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें तुमने बताया है कि जिप्सम की अगर आप बात करें, जिप्सम की अगर आप बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। अब अगर आप इसी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर किसी किल्न यानी कि भट्टी में गर्म करते हो तो वो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है। सर केमिस्ट्री का शो ऑफ कर रहे हो? ना 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 ना, तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जो डॉट हाफ H2O है ये क्या है? क्या ये पानी है? क्या ये वाटर है? जी नहीं दोस्तों, ये वाटर नहीं है, ये है दोस्तों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप वाटर की बात करें दोस्तों, तो वाटर जिस भी चीज में होता है, वाटर उस चीज को वेट कर देता है, उस चीज को गीला कर देता है। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस चीज में होगा वो उसको वेट यानी गीला नहीं करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको क्रिस्टल शेप देता है और कुछ केसेस में वो उसका कलर भी इंपोर्ट करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिसके अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे वो होगा क्रिस्टल फॉर्म में, जिसमें नहीं होंगे वो नहीं होगा क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लस्टर एंड डेंसिटी। अब इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं मेरी एक सहेली है, मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, उसने कहा सोने की अंगूठी दे दो। अब बताइए सोने की अंगूठी क्यों चाहिए? भारत जानना चाहता है कि उसको सोने की अंगूठी क्यों चाहिए। रबर बैंड भी तो लपेट सकती थी। दोस्तों सोने की अंगूठी उसको इसलिए चाहिए क्योंकि सोना जो होता है वो चमकीला होता है, सोने का जो लश्चर होता है एक सोने के अंदर। रबर नहीं चमकीला है, रबर नहीं लश्चर है, इसलिए सोना महंगा है, रबर महंगा नहीं है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि वो कहां पाया गया है, उसका फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसी थी। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हम मिनरल के बारे में आज क्यों पढ़ रहे हैं? अरे क्यों नहीं पढ़े? हर जगह मिनरल का इस्तेमाल है। आप कोई भी चीज को बनाइए, चाहे आप रोड बनाइए, चाहे ब्रिज बनाइए, चाहे बिल्डिंग बनाइए, चाहे आप कुछ भी बनाइए, हर चीज को बनाने के लिए मिनरल चाहिए। सीमेंट जैसा मिनरल चाहिए, आयरन जैसा मिनरल चाहिए। दुनिया में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर मिनरल होता है। भाई एक बात बताइए, कोई भी चीज जिसके अंदर करंट है उसको लिए हमें वायर चाहिए। वायर के अंदर क्या होता है? सर वायर के अंदर कॉपर होता है। कॉपर एक मिनरल है, तो हर वो चीज जिसमें वायर होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उसमें कॉपर लगेगा। अब सवाल ये उठता है कॉपर ही क्यों? क्या कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या कॉपर बेस्ट है कि इससे भी अच्छा कुछ होता है। उसके अलावा अगर आप बैटरी बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तो उनमें लिथियम आयन लगता है। लिथियम एक मिनरल है। इसके अलावा अगर हम मिनरल की बात करें तो खाने तक में मिनरल है। सर हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें तुमने पढ़ा है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और तभी दूसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो टोटल 5 तरीके के न्यूट्रिएंट बताए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। पांचवा है मिनरल, यानी खाने तक के लिए आपको मिनरल चाहिए। अब मिनरल सॉल्ट के रूप में भी हो सकता है और कैल्शियम के रूप में भी हो सकता है। साथ ही साथ मिनरल कई सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो या कोई भी तरीके की इंडस्ट्री हो, सब जगह जो जॉब्स हैं वो इन मिनरल्स के कारण ही है। ठीक है सर, मिनरल समझ गए। लेकिन हमारी एग्जाम में रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों 2 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए कंठस्थ याद रखनी पड़ेगी। व्हाट इज ओर? ओर क्या होता है आप ये बताइए। चलिए मैं आपको ये चीज एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने भी आपको बताया है कि मट्टी,
अगर मट्टी के अंदर कोई भी वैल्यूएबल चीज मौजूद है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, या फिर वो कोई फॉसिल फ्यूल हो, अगर उस मिट्टी के अंदर कोई भी वैल्यूएबल चीज होगी तो वो मिट्टी जो होती है वो मिनरल कहलाती है। क्योंकि हो सकता है कुछ मिट्टी ऐसी भी हो जिसमें ना मेटल हो, ना नॉन मेटल हो, ना फॉसिल फ्यूल हो, कुछ भी ना हो, एकदम बकवास, धूल धूल धूल। तो वो मिट्टी को तो आप अलग कर दीजिए। ये वो मिट्टी जिसमें इनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं है, ना मेटल है, ना नॉन मेटल है, ना फॉसिल फ्यूल है। लेकिन वो मिट्टी जिसके अंदर या तो कोई मेटल हो, या तो कोई नॉन मेटल हो, या तो कोई फॉसिल फ्यूल हो, भले कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो, उसको कहा जाता है मिनरल्स। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक मिनरल रख दिया, मैंने कहा ये मिनरल है, तुमने कहा यस ब्रो। मैंने कहा व्हाई? तुमने कहा क्योंकि या तो इसके अंदर मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो मेटलाइड होगा। मैंने कहा गुड। अब मेरा तुमसे अगला क्वेश्चन है, जो भी इसके अंदर मौजूद है, चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटल, चाहे फॉसिल फ्यूल हो, क्या तुम उसको इस मिनरल के अंदर से प्रॉफिटेबली निकाल सकते हो? क्या इस मिनरल के अंदर वो इतनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है कि तुम निकालो और तुम्हारा फायदा हो? अब तुम सोच में पड़ गए हो, क्योंकि अगर है तो वो कहलाएगा और अगर नहीं है तो वो कहलाएगा मिनरल। और यही आप लोग को एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि ऑल ओर आर मिनरल, ऑल ओर, ये सारे के सारे ओर मिनरल के अंदर है, तो ऑल ओर आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये और क्योंकि मिनरल के अंदर है, ये और का जो सर्कल है ये मिनरल के अंदर है, तो आप ये कह सकते हो ऑल ओर आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। क्योंकि ये वाले आप मिनरल्स देख सकते हैं, ये मिनरल्स और नहीं है दोस्तों। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर। बहुत ही बढ़िया, तेरी ओर तेरी ओर। अब हम लोग एक अगली चीज आपको बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि धरती के अंदर अगर आप जाओ तो धरती की टोटल 3 लेयर होती है। सबसे बीच में होता है कोर, उसके बाहर होता है मेंटल, और सबसे बाहर होता है क्रस्ट। कोर मेंटल क्रस्ट, कोर मेंटल क्रस्ट। ठीक है, अब जो धरती के अंदर अगर आप बात करें तो जो पत्थर होते हैं वो मोल्टन फॉर्म के अंदर होते हैं, पिघले हुए वो पत्थर होते हैं, और जब वो धरती के अंदर मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो उसको कहा जाता है दोस्तों मैग्मा। सर किसकी मां? मैग्मा। तो जब ये पत्थर धरती के अंदर मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो उसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब यही मैग्मा किसी वॉल्केनो से रूप में बाहर निकल के आता है तो इसी को कहा जाता है लावा। तो जब तक वो चीज धरती के अंदर है देन इट इज कॉल्ड मैग्मा। एज सून एज जब वो धरती के बाहर निकल आती है देन इट इज कॉल्ड लावा। और लावा धरती के बाहर निकलता है फ्रॉम वॉल्केनो। ठीक है सर, वॉल्केनो फटा, उसमें से लावा निकला, लेकिन जो ये लावा निकलता है धीमे धीमे करके ये लावा ठंडा होता है, और लावा जब ठंडा होता है तो ये लावा पत्थर बन जाता है। अब हमें यही पढ़ना है कि वो कौन सा पत्थर बनता है और इसके अलावा कौन कौन से पत्थर हैं। और ये आपका बोर्ड एग्जाम का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो धरती के अंदर से जब लावा निकलता है और जब ये लावा सूख जाता है तो ये एक स्पेशल टाइप का पत्थर बनाता है जिसे कहा जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनता है जब यही लावा सूख जाता है। ठीक है सर, सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो छोटे छोटे सेडिमेंट से बनते हैं, छोटे छोटे दाने 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 से दिखेंगे आपको उसको। तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट से बनते हैं। लेकिन जब यही इग्नियस रॉक, यही सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर तुम इंटेंस टेम्परेचर लगा देते हो, इंटेंस प्रेशर बढ़ा देते हो, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में यही इग्नियस रॉक और यही सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बन जाते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर हो गया? तो इसी इग्नियस रॉक और इसी सेडिमेंट्री रॉक पे जब तुम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, अगर आप इग्नियस रॉक की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सीबीएसई ये 2 ही पूछती है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इसका बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो इसका एग्जांपल है मार्बल और स्लेट। ठीक है, अगली चीज जो आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि फॉसिल क्या होता है और फॉसिल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो भैया अगर हम इनकी बात करें, पहली बात फॉसिल क्या होता है?
भाई मैंने बीएससी किया है जियोलॉजी में। तो जब हम जियोलॉजी लैब में जाते थे तो हमें बताया जाता था कि आज से हजारों साल पहले एक छिपकली एक पत्थर के ऊपर बैठी और आवाज कर रही थी गुटरगु गुटरगु। शायद छिपकली गुटरगु नहीं करती, अरे मुझे क्या मालूम, मैं पढ़ाने में व्यस्त हूं, तुम यही सब देख रहे हो इसलिए तुम्हारा कमबैक नहीं हो पा रहा है। तो एक छिपकली पत्थर के ऊपर बैठ के गुटरगु गुटरगु कर रही थी। तभी क्या हुआ, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आया पिचिक, और ये वाली छिपकली दो पत्थरों के बीच में फंस गई और चिपक गई और फट गई। अगर तुम खाना खाते खाते ये वन शॉट देख रहे थे तो सॉरी दोस्तों। अब वो जो छिपकली है, अब इन 1000 साल के अंदर वो छिपकली की बॉडी डिकम्पोज हो गई, ड्राई हो गई, उसकी बॉडी, उसका खून, उसके ऑर्गन, उसके हड्डी सब गायब। लेकिन 1000 साल बाद किसी ने वो पत्थर उठाया और देखा, ऐता इस पत्थर के अंदर तो वो छिपकली छपी हुई है। तो ये जो छिपकली का प्रिंट छप गया, इसको कहा जाता है फॉसिल। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि फॉसिल इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक में से किसमें फॉसिल पाया जाता है। तो फॉसिल सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है, ना ही इग्नियस ना ही मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर पाया जाता है। तो आपको ये चीज अच्छे से रटी होनी चाहिए कि फॉसिल किस में होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है सर, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हमने तीनों पढ़ लिए, लेकिन ये पाए कहां जाते हैं, आइए वही पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मोड एंड अकरेंस ऑफ मिनरल्स, कि ये कहां पाए जाते हैं। अब समझो, धरती के ऊपर कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ छोटे क्रैक्स होते हैं, कुछ बड़े क्रैक्स होते हैं। तो धरती के ऊपर जो ये छोटे क्रैक्स होते हैं, स्मॉल क्रैक्स को कहा जाता है वेन्स। जो छोटे छोटे से क्रैक होते हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। और धरती के ऊपर जो बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं उनको कहा जाता है लोड। तो अगर धरती के सरफेस पे छोटे क्रैक्स होंगे तो उसे वेन कहेंगे, बड़े क्रैक्स को लोड कहेंगे, और सर सबसे बड़े क्रैक को मेरा दोस्त कहेंगे, फिर तुम पर्सनल हुए। तो भाई छोटे छोटे क्रैक्स जो होते हैं वो वेन्स, बड़े क्रैक्स जो होते हैं वो लोड्स। क्लियर हो गया, ये दो बातें समझ में आ गई। अब ये जो क्रैक्स होते हैं, जमीन के अंदर से मैग्मा निकलता है, बाहर आते आते लावा बन जाता है, और जैसे ही वो इन क्रैक्स की मदद से बाहर आता है, वो यहां पर आके इन्हीं क्रैक में सूख जाता है, और इन्हीं क्रैक में वो पत्थर के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इस क्रैक में आपको 3 पत्थरों में से 2 तरीके के पत्थर देखने को मिलेंगे, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये दोनों के दोनों आप इनको इन क्रैक्स में पाओगे, छोटे हो चाहे बड़े हो, दोनों में इग्नियस और मेटामॉर्फिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है टिन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सारे के सारे इन क्रैक्स के अंदर पाए जाते हैं। सर 3 तरीके के पत्थर पढ़ाए थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उसमें से आपने कहा कि ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये क्रैक्स में पाए जाते हैं। सर इनका क्या, ये कहां पाए जाते हैं? तो अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये बेड्स में पाए जाते हैं, लेयर्स में पाए जाते हैं। भाई आपने कभी केक खाया है? सर आप तो बिल्कुल ही गरीब समझ रहे हो। अच्छा सॉरी, अब जो केक होता है, केक में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो बीच में एक आपने ऊपर की एक लेयर हटाई, नीचे की एक लेयर हटाई, तब जाके तीसरी लेयर में आपको हो सकता है कोई चीज मिले। उसी तरीके से जो धरती होती है, धरती की जब आप लेयर्स हटाओगे तब जाके आपको बेड्स और लेयर्स के रूप में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। तो धरती पर अगर क्रैक है तो उसमें आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगा, लेकिन क्रैक को हटा के अगर आप धरती की लेयर्स हटाते हैं तो उसके अंदर से आपको दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया मैंने जियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, तो हमारे एग्जाम में हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता था जियोलॉजी का, और उसमें वो बोलते थे कि आपको पत्थर पता करना है कौन सा है, हम आपको पत्थर दे देंगे, आपको पता करना है कौन सा है। अब आप उसको छू के पता करिए, चाट के पता करिए, सूंघ के पता करिए, मार के पता करिए, पता करिए। सेडिमेंट्री रॉक्स को पता करने के 2 तरीके होते थे। अगर उसमें खूब सारे छोटे 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 दाने हो, छू के देख के पता चल जाता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। और कई बार सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो इस तरीके की लेयर्स में पाई जाती है, उसमें से मल्टीपल लेयर्स होती है, ऐसे करके लेयर्स होती है। ठीक है, तो भाई बेड्स और लेयर्स में आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेंगे। और अगर मिनरल्स की बात करें तो कोल, इसके अलावा आयरन, जिप्सम, पोटाश, कॉमन सॉल्ट, ये सब आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, कुछ चीजें क्रैक्स में मिली हैं, कुछ चीजों को निकालने के लिए लेयर्स हटानी पड़ी हैं, और क्या चीज देखनी बाकी रह गई है? तीसरा बाकी रह गया है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि भाई धरती के अंदर कोई मिनरल मौजूद है,
उसके ऊपर कंकड़, पत्थर, मट्टी, धूल, पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर सब मौजूद है। अब क्या हुआ, ऊपर से बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तो धीमे धीमे करके बारिश के पानी से ऊपर का एरिया जो था वो हटना शुरू हुआ, बहना शुरू हुआ। तो जब ऊपर की सारी चीजें हटी तब पता चला ओ माय गॉड, नीचे तो कोई मिनरल पाया गया है। तो जब ऊपर की सरफेस पूरी जब डिकम्पोज हो गई, हट गई, जब ऊपर की सरफेस पूरी डिकम्पोज हो जाती है तब जाके कुछ मिनरल्स नीचे मिलते हैं। और इस तरीके के जो मिनरल्स में सबसे बेहतरीन है वो है बॉक्साइट। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि आज मैं होमवर्क क्वेश्चन भी लेकर आया हूं दोस्तों, उसमें यह पूछा गया है। ठीक है सर, तीसरा हो गया। अब बताइए चौथा। चौथा पाया जाता है एलुवियल डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट। अब एलुवियल डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट क्या है, आइए इसको समझते हैं। आपने देखा किस तरीके से इंडिया का जो नॉर्दर्न इलाका है वहां पे जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो अपने साथ में बहुत ही फर्टाइल मिट्टी लेकर आती हैं और उस मिट्टी का नाम होता है एलुवियल सॉइल। अब ये जो एलुवियल सॉइल हिमालयन रिवर्स अपने साथ लेकर आ रही हैं, इन एलुवियल सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन नदी किनारे अगर आप पाएंगे तो आपको वहां पे नदी किनारे आपको कई सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको वहां देखने को मिलेगा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन। सर अगर ये नदी किनारे मिनरल्स मौजूद है तो नदी के पानी से तो ये कोरोड हो जाएंगे, इनमें तो जंग लग जाएगी। जी नहीं, ये जो मिनरल्स हैं अगेन केमिस्ट्री में अगर आप ध्यान में दें तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये वाली लिस्ट देखी है और इस लिस्ट में कहा जाता है कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि इनके अंदर कोरोजन नहीं होता। और आपने एक बात नोटिस करी, इसमें आपको गोल्ड भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको सिल्वर भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको प्लेटिनम भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे मिनरल्स जो नदी किनारे पाए गए हैं, नदी अपने साथ लेकर आई है, वो कोरोड इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मिनरल समुद्र की गहराइयों में, समुद्र तल से भी आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे और समुद्र की गहराइयों में ज्यादातर आपको कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब आप लोग को समुद्र के बेड से देखने को मिलेगा। तो आपको मिनरल 5 जगह से देखने को मिलेंगे, क्रैक्स के ऊपर, लेयर्स के ऊपर, जब सरफेस रॉक डिकम्पोज हो जाती है वहां से, उसके बाद नदी के पास और लास्ट में समुद्र की गहराइयों में। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया है। आपको क्या करना है, इसी समय वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब लिखना है। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ने के लिए मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि केवल एक वीडियो देखने भर मात्र से नहीं होगा। अगर कोई आप फिजिक्स या मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर एसएसटी में सिर्फ बैठ के अगर काम हो जाता तो नहीं होगा दोस्त। अब तुझे कमेंट करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि कौन सा रॉक जो है वो बनता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। अब भारत में बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से दुनिया में सबके पास मिनरल्स मौजूद हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं तो वो अमीर हैं। कुछ कंट्री ऐसी है जिनके पास बेचारों के पास बहुत कम मिनरल्स हैं तो वो गरीब हैं। तो बात यह आ जाती है कि भारत के जो मिनरल्स हैं वो किसके हैं? सर आपके हैं, मेरे हैं, भारत सरकार के हैं, किसके हैं बताइए? भारत के सारे मिनरल्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड हो रखे हैं, यानी कि वो किसी एक इंडिविजुअल के नहीं है, वो भारत के हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, उनको पता चल गया कि झारखंड में कोयला है या ओडिशा में कोई फलाना मिनरल पाया गया है, तो भारत सरकार उसका टेंडर निकालती है और टेंडर में कहा जाता है कि इस इलाके में मिनरल है। अलग अलग कंपनी टेंडर अप्लाई करती हैं, जो कंपनी सबसे कम बोली लगाती है कि हम इतने रुपए में ये मिनरल निकाल के दे देंगे, उस कंपनी को आने वाले 4-5 साल के लिए टेंडर दे दिया जाता है। वो 4-5 साल मिनरल्स निकालती है भारत सरकार के लिए उनके बिहाफ पे। अब ये जो भी मिनरल है इसको बेचा जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब कुछ देश हित में किया जाएगा, देश के लोगों के लिए। तो हमारे देश के जितने भी मिनरल्स हैं वो नेशनलाइज है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट के मिनरल्स। दरअसल जब देश आजाद हुआ था तो नॉर्थ ईस्ट देश का पार्ट बना, तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोगों को यह डर था कि कहीं भारत हमको हमारे मिनरल्स के लिए तो नहीं जोड़ रहा है। तो हमने उनको साफ कह दिया, हमारी आपके मिनरल्स पे कोई नजर नहीं है, वो मिनरल्स आपके हैं, आपकी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं।
तो नॉर्थ ईस्ट के मिनरल पे छोड़ के बाकी पूरे देश के जो मिनरल हैं वो देश के मिनरल नेशनलाइज हो रखे हैं दोस्तों। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में मुझे आपको बताना है, वो है रेड होल माइनिंग। यहां से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बन जाता है, सर व्हाट इज रेड होल माइनिंग। अब रेड होल माइनिंग में क्या किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा पहाड़ है। ठीक है सर, पहाड़ है। अब इस पहाड़ में क्या किया जाता है, एक बड़ा सा गुफा जैसी खोदी जाती है, इसमें एक टनल जैसी खोदी जाती है। और ये जो टनल होती है, इस टनल के अंदर पता चल गया है कि इस पहाड़ के अंदर मिनरल है, तो पूरा पहाड़ खोदने की जगह टनल खोदी जाती है और टनल के अंदर मजदूर भेजे जाते हैं। और ये मजदूर जो होते हैं ये टनल के अंदर जाके मिनरल्स निकाल के लाते हैं बाहर। अब जो ये आप रेड होल माइनिंग देख रहे हो, जिसमें चूहे की बिल की तरह होल बना के अंदर जाके मिनरल्स निकाल के जाया जाता है, इसको भारत सरकार ने इल्लीगल घोषित कर रखा है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इल्लीगल घोषित कर रखा है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप ये टनल खोद के अंदर जाते हो तो कई बार क्या होता है कि जो ऊपर का पहाड़ होता है वो दरख्त के नीचे गिर जाता है और अंदर मजदूर जो होते हैं वो चिपक के मर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अंदर मजदूर बहुत अंदर जा चुके होते हैं और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और इस टनल के अंदर पानी भर जाता है और वो डूब के मर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई जहरीली गैस का रिसाव हो जाता है और ये सारे के सारे जो मजदूर होते हैं वो उसमें मर जाते हैं। तो ये रेड होल माइनिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इल्लीगल घोषित कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद जो रेड होल माइनिंग है दोस्तों, वो इंडिया में जोवाई और चेरापूंजी वाला जो इलाका है मेघालय का, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, आज भी होती है। ठीक है। अब हमें पढ़ना जाना है कि भाई मिनरल्स को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स, फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स और फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी। सर ये तो आप इतने अच्छे से नहीं बता पाओगे, हमने बहुत सारे वन शॉट देखे, उसमें मजा नहीं आया। अब सुनो, क्या तुमको पता है कि जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल अगर एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, पता है ना। इन 118 एलिमेंट्स में से अगर आप बात करें मुझसे तो इसमें मेटल्स टोटल 91 मेटल्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें नॉन मेटल्स की तो टोटल 20 नॉन मेटल्स हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो टोटल 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं मेटेलॉइड्स। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो 7 एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये वाले जो आप 7 एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो आप 7 एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। ये कहलाते हैं आपके मेटेलॉइड्स। इनके लेफ्ट साइड वाले जितने भी आप देख रहे हैं, ये 91 मेटल्स, ये 91 एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, उनको कहा जाता है मेटल्स। इनको कहा जाता है मेटल्स। ये इस तरफ वाले सारे मेटल्स कहलाते हैं। और इसके राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो ये 20 आप एलिमेंट देख रहे हैं, ये जो 20 एलिमेंट होते हैं, उनको कहा जाता है नॉन मेटल। तो जो तुम्हारे पास जो भी मिनरल है, अगर उसमें ये 91 मेटल में से कोई भी मेटल मौजूद है तो वो मेटेलिक मिनरल कहलाएगा। तुम्हारे पास जो भी मिनरल मौजूद है उसमें अगर ये 20 नॉन मेटल में से एक भी नॉन मेटल है तो वो नॉन मेटेलिक मिनरल कहलाएगा। और अगर मिनरल में से कोई एनर्जी निकल रही है, वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड ऑयल, सीएनजी, पीएनजी, इन सब चीजों में काम आ रहा है तो वो एनर्जी मिनरल कहलाएगा। ठीक है। तो अगर मिनरल में एक भी मेटल है तो मेटेलिक मिनरल, एक भी नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक मिनरल, और फिर बाकी जो एनर्जी देने वाले होते हैं उन्हें एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। अब जो आपका मेटेलिक मिनरल है उसको फिर हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला आता है फेरस। अब 91 मेटल्स होते हैं, उनमें से एक होता है आयरन। तो अगर आयरन है, स्पेशली आयरन है, तो उस मिनरल को फेरस मेटेलिक मिनरल कहते हैं। और आयरन के अलावा अगर कोई भी मेटल है, 90 मेटल बाकी जो बच गए कोई भी है, तो वो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल कहलाता है। और बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेशियस होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। क्लियर हो गया? अब ये जितने भी मिनरल्स हैं भारत देश के अंदर, वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं। भारत देश के कौन से इलाके में कौन सा मिनरल पाया जाता है, आइए इसको समझते हैं दोस्तों।
सबसे पहले यहां पे ये बताया गया है कि अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, अब अगर तुम मुन्ना ये पूछ रहे हो कि सर पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, तो हर वो जमीन का टुकड़ा जो 3 जगह से वाटर बॉडी से घिरा होता है उसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इंडिया इज पेनिनसुलर बिकॉज ये यहां पर अरेबियन सी से, नीचे इंडियन ओशन से और इधर बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो क्योंकि इंडिया का नीचे का हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा 3 जगह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया एक पेनिनसुलर बॉडी कंट्री है। अब अगर हम अपने पेनिनसुलर इंडिया के पास चले जाए तो वहां पे आपको कोल यानी कि एक एनर्जी मिनरल देखने को मिल रहा है। यहां पे आपको एनर्जी मिनरल खूब सारे मिल जाएंगे, मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स और माइका और नॉन फेरस मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। यानी कि इंडिया के साउथ में आपको ये सारे तरीके के मिनरल्स देखने को मिलेंगे सदर्न इंडिया के अंदर। ठीक है सर। अगर आप गुजरात एंड आसाम चले जाएं, यानी कि इंडिया के एकदम ईस्ट में चले जाएं या इंडिया के एकदम वेस्ट में चले जाएं, तो यहां पे आपको पेट्रोल की डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। जी हां, भारत के पास भी पेट्रोल है। ऐसा कहते हैं लोग कि नहीं सऊदी अरेबिया, रशिया, वेनेजुएला, ईरान, इनके पास तेल है। ना ना ना, हमारे पास भी तेल है, लेकिन इतना नहीं है कि हम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट खुद की पूरी कर लें, बेचना तो दूर की बात है। ठीक है, तो गुजरात और आसाम में पेट्रोल डिपॉजिट्स हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको कई सारे नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिलेंगे, नॉन फेरस। लेकिन इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की अगर आप बात करें तो यहां की मिट्टी तो बहुत ही फर्टाइल है, बेहतरीन है, कुछ भी उग जाता है यहां पे, लेकिन यहां पे कोई खास मिनरल नहीं पाया जाता है दोस्तों। यहां पे कोई खास मिनरल नहीं पाया जाता है। तो अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो सब तरीके का मिनरल मिल जाएगा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी सब मिल जाएगा। अगर आप गुजरात और आसाम की बात करें तो पेट्रोल मिल जाएगा, राजस्थान की बात करें तो नॉन फेरस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहां कोई खास मिनरल तुमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटेलिक मिनरल को हमने 2 ग्रुप में बांटा है, एक है फेरस और एक है नॉन फेरस। फेरस मिनरल की बात करें तो इंडिया में जितना भी मिनरल्स निकल रहा है उसका 75% इंडिया का फेरस मिनरल है, और ये इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके चलता है। कैसे, आइए मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा अभी। दूसरी तरफ नॉन फेरस, अगेन नाम ही बता रहा है नॉन फेरस, आयरन है ही नहीं, तो जिसके पास आयरन नहीं है, दैट डू नॉट कंटेन आयरन, फिर चाहे कोई भी हो, आयरन नहीं है बस, तो उसे नॉन फेरस कहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके फेरस को डिटेल में पढ़ना है, और फेरस में मैं तुम्हें 2 चीजें पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। फेरस में मैं तुम्हें 2 चीजें पढ़ाऊंगा। फेरस के अंदर एक तो मैं तुम्हें आयरन के बारे में पढ़ाऊंगा, और दूसरा मैं तुमको मैंगनीज के बारे में पढ़ाऊंगा, Mn के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बस ये 2 हम पढ़ेंगे और हमारे फेरस सारे निपट जाएंगे। चलिए सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन के बारे में कहा है कि इट इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हर जगह आयरन इंडस्ट्री का इस्तेमाल है। भाई तुम्हें गाड़ी बनानी हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने हो, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर जगह आयरन लगेगा। आयरन इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि, तो यह बताया गया है आयरन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम निकालने के लिए जो ओर इस्तेमाल होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। वैसे आयरन के टोटल 4 ओर होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है लिमोनाइट, और एक होता है सिडेराइट। अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। बच गए पापा, वेरी गुड, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 जो होते हैं इनमें बेस्ट क्वालिटी का जो ओर होता है आयरन का, बेस्ट क्वालिटी का आयरन का ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है। सर आप बायस्ड हो, ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैग्नेटाइट बेस्ट है? भाई वो ओर जिसमें से तुम ज्यादा से ज्यादा मेटल निकाल सको वो ओर बेस्ट है, समझे? वो ओर जिसमें से तुम ज्यादा से ज्यादा मेटल निकाल सको वो ओर बेस्ट है। और यहां पे बताया गया है कि मैग्नेटाइट के अंदर 70% 70% आयरन होता है। वहीं अगर आप हेमेटाइट की बात करें तो मात्र 50 से 60% आयरन होता है। तो क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा है इसलिए ये और ज्यादा अच्छा है, नीचे वाला और इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब हम मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें आयरन ज्यादा होने के कारण इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती है,
जिसके कारण इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी बात करें तो ये आपका इंडस्ट्रियल आयरन होता है, इसकी रॉड्स बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, है ना, ये सब बनाया जाता है इन सब का, हेमेटाइट का। ठीक है, अब इंडिया में आयरन 4 जगह मेजरली पाया जाता है, 4 जगह, वो आपको याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। 4 जगह आयरन और सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट की। अब आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो बिहार के नीचे जाएंगे तो झारखंड पड़ेगा और छत्तीसगढ़ के साइड में जाएंगे तो उड़ीसा पड़ेगा, और ये वेस्ट बंगाल है दोस्तों। तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला जो बेल्ट है, यहां पे आपको कई सारी आयरन की माइंस देखने को मिलेगी। उसमें कुछ फेमस है, चाहे आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझार, मयूरभंज और केंदुझार जो ये उड़ीसा की फेमस माइंस है। ठीक है, उसके अगर बात हम करें, किसकी बात करें, झारखंड की, तो गुआ और नुआ मंडी, ये झारखंड की फेमस माइंस है। ठीक है, तो उड़ीसा की 2 फेमस माइन मयूरभंज और केंदुझार, और झारखंड की 2 फेमस माइन गुआ और नुआ मंडी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़। अब देखो ये एमपी है, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, एमपी के इधर है गुजरात और इन दोनों के नीचे है महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी कई सारी आयरन की माइंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बस्तर इलाका जो है छत्तीसगढ़ का, वहां पे बेलादिला हिल्स है, वहां पे भी आपको आयरन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे इस तरीके के चंद्रपुर वगैरह के आसपास के इलाके हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका छत्तीसगढ़ का आयरन हो या महाराष्ट्र का आयरन हो, ये जापान भेजा जा रहा है विशाखापट्टनम। अब खुद सोचिए, यहां पे कहीं जापान है, ठीक है, यहां पे कहीं जापान है। अब यहां से और यहां से जो आयरन निकल रहा है उसे हमें जापान भेजना है ना। छत्तीसगढ़ के पास समुद्र है, महाराष्ट्र के पास समुद्र तो है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये अपना अपना आयरन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास भेज देते हैं, और फिर विशाखापट्टनम से ये आयरन जापान जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको बताया झारखंड उड़ीसा के पास भी आयरन है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पास भी आयरन है। लेकिन अभी तक एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इन दोनों के पास जो आयरन है वो इन दोनों के पास हेमेटाइट वाला आयरन है, यानी कि हल्की क्वालिटी वाला आयरन है। चाहे वो इन दोनों की बात करो चाहे वो उन दोनों की बात करो, दोनों के पास हेमेटाइट क्वालिटी का आयरन है। ये तो दिक्कत की बात है सर। और बताइए, इसके बाद अगर आप जाएं तो कर्नाटका के पास भी आयरन ओर है, और कर्नाटका के पास की बात करें तो कुद्रेमुख माइंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे कई मान लेते हैं कुद्रेमुख माइंस है। अब कुद्रेमुख माइंस का जो आयरन है उसको बाहर भेजना है, तो इन्होंने इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला। कर्नाटका की एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है मैंगलोर। सर मैंगलोर नहीं होता, बेंगलोर होता है। बेंगलोर और मैंगलोर दोनों कर्नाटका के अंदर है। बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, जिसे बेंगलुरु भी कहते हैं। मैंगलोर जो है वो कर्नाटका की कोस्टल सिटी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहां पर जो कुद्रेमुख माइंस हैं और जो मैंगलोर है, इन दोनों के बीच में एक पाइपलाइन बिछा दी गई है। सर कैसे आदमी हो, पाइपलाइन, आयरन है, आयरन कोई लिक्विड नहीं है, चीची आपको तो इतना भी नहीं पता। आयरन के ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं, पैलेट्स बनाते हैं, और ये जो पाइपलाइन है इसमें पानी भर देते हैं और पानी में वो आयरन के पैलेट्स डाल देते हैं। तो जब पानी बह के जाता है यहां से यहां तक, जब पानी बह के जाता है कुद्रेमुख माइन से मैंगलोर तक, तो वो अपने साथ आयरन के पैलेट्स भी ले जाता है। फिर वहां पे मैंगलोर पोर्ट में आयरन को अलग कर दिया जाता है और फिर उसको वहां से मैंगलोर पोर्ट से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा के पास भी आयरन है, और यहां का जो आयरन है वो गोवा के मरमगांव पोर्ट से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यानी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओडिशा के पास आयरन है, इसके अलावा इंडिया में झारखंड के पास आयरन है, छत्तीसगढ़ के पास आयरन है, महाराष्ट्र के पास आयरन है, कर्नाटका के पास आयरन है और गोवा के पास आयरन है। ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे आयरन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उनकी मेजर मेजर माइंस, जैसे कर्नाटका की कुद्रेमुख माइंस हो गई, है ना, ओडिशा का मयूरभंज हो गया, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम फेरस में 2 पढ़ेंगे, एक आयरन और एक मैंगनीज। आइए मैंगनीज के बारे में बात कर लेते हैं। सर मैंगनीज के बारे में क्या पढ़ाओगे? मैंगनीज यानी Mn की अगर आप बात करें
तो मैंगनीज का सबसे बड़ा काम है कि ये स्टेनलेस स्टील बनाने के काम आता है। आपके घरों में बर्तन है, वो जो बर्तन होते हैं दोस्तों वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और यहां बताया गया है कि 10 केजी मैंगनीज लगता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 केजी। ठीक है, तो ना केवल स्टील बनाने के काम आता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये इंसेक्टिसाइड, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, ये सब बनाने के भी काम आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मैंगनीज मध्य प्रदेश में मिलता है और उसके बाद महाराष्ट्र में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आयरन की मैंने आपको इतनी सारी बेल्ट बताई, मध्य प्रदेश कहीं नहीं बताया। लेकिन मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा मैंगनीज के भंडार है। ठीक है सर, यहां पे फेरस मिनरल खत्म हो गए, अब क्या पढ़ाओगे? अब मैं पढ़ाऊंगा नॉन फेरस मिनरल। ठीक है, नॉन फेरस मिनरल की बात करें तो नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं जिनके पास आयरन नहीं है। साफ बात कह दी, जिनके पास आयरन नहीं है वो नॉन फेरस है, जिनके पास आयरन नहीं है वो नॉन फेरस है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। सबसे पहला आ जाता है कॉपर। अब कॉपर के बारे में क्या ही बताना। कॉपर जो होता है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण कॉपर को इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका कई इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर की खेतरी माइंस है राजस्थान में, उसके अलावा मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है इलाका और झारखंड का सिंगभूम वाला जो इलाका है, यहां पे आपको कॉपर की कई सारी माइंस देखने को मिलेंगी। कॉपर के बाद अगले नंबर पे आता है बॉक्साइट। अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा आप यहां ध्यान से देखिएगा कि जो बॉक्साइट नाम का ओर होता है, बॉक्साइट नाम के ओर से एल्यूमिना नाम की चीज बनाई जाती है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। और यहां पर आपको मैं एक चीज और बताता चलूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 केजी बॉक्साइट है तो उससे आप 2 केजी एल्यूमिना बना पाओगे और उससे आप 1 केजी एल्यूमिनियम बना पाओगे। आधा होता जाता है, 4 का 2, 2 का 1। तो जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि एल्यूमिनियम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है तो गाड़ियों की बॉडी से लेकर एरोप्लेन की बॉडी तक। साथ ही साथ एल्यूमिनियम मेलेबल होता है, यानी कि उसको तो मार मार के उसकी पतली चादर बना सकते हो। तो एल्यूमिनियम फॉइल तक चीज बनाई जाती है जिससे रोटी पैक करी जाती है। तो एल्यूमिनियम का कई सारी जगह इस्तेमाल हुआ जाता है। और एल्यूमिनियम के बारे में एक चीज बताई गई है कि एल्यूमिनियम इंडिया में सबसे ज्यादा ओडिशा प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंगनीज के बारे में बताया था मध्य प्रदेश, वैसे एल्यूमिनियम के बारे में बता रहा हूं ओडिशा, सबसे ज्यादा ओडिशा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश का, मैकाल हिल्स, बिलासपुर कटनी इलाका, ये वो जो इलाके हैं, यहां पे आपको खूब सारा एल्यूमिनियम के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं नॉन मेटेलिक पर। और नॉन मेटेलिक में हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, एक है माइका और एक है लाइमस्टोन। पहले बात करते हैं माइका की। माइका जो होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है। अब हीट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? हीट रेजिस्टेंट का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है, अब इसमें मैं अगर पानी डालूंगा और वो गर्म पानी अगर बॉटल के बाहर भी मुझे उसकी गर्माहट फील हो रही है, यानी कि वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं उसमें हीट रेजिस्टेंट की यानी कि माइका की कोटिंग कर दूं तो मैं जब उसमें गर्म पानी डालूंगा तो बाहर से छूने पर मुझे फील नहीं होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जो गर्म हो जाते हैं, जो हीटअप हो जाते हैं, उनके ऊपर माइका की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो सेफ रहे दोस्तों। तो माइका हीट रेजिस्टेंट होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में कई सारा इस्तेमाल होता है। इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला इलाका, कुदेरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट वाला इलाका और नेल्लोर वाला इलाका आंध्र प्रदेश का, इन इलाकों में आपको माइका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। माइका की पतली पतली शीट्स होती हैं और माइका आपको क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, इन कलर्स में भी आपको माइका देखने को मिलेगा। लाइमस्टोन की बात कर लो। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम होता है और इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3, ये दोनों की दोनों लाइमस्टोन के अंदर होते हैं। और लाइमस्टोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको थोड़ी देर पहले रॉक्स पढ़ा रहा था 3 तरीके के, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि लाइमस्टोन किस तरीके का रॉक है उन तीनों में से? मैं चेक करना चाहता हूं कि तुम्हें याद भी है कि नहीं। तो ये है
लाइमस्टोन की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन राजस्थान प्रोड्यूस करता है। मैंने तुमको पहले भी बताया था जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा था कि राजस्थान में नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं और उसमें भी लाइमस्टोन सबसे ज्यादा मिलता है। अब सर आपने एक बात बताई, यहां पे आपने छोटा नागपुर प्लेटू बोल दिया। सर नागपुर तो महाराष्ट्र में है, तो छोटा नागपुर क्या महाराष्ट्र का छोटा बेटा है क्या? जी नहीं, वही मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं। दरअसल छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा ओडिशा का इलाका ले लो, झारखंड का इलाका ले लो, हल्का सा वेस्ट बंगाल का इलाका ले लो और जरा सा छत्तीसगढ़ का इलाका ले लो, तो इन सबके बीच का जो ये आप इलाका देख रहे हैं इसे कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नागपुर महाराष्ट्र में, उसे छोटा नागपुर कह रहे हो, काहे कह रहे हो दोस्त? इसका रीजन समझो। हिस्टोरिकली यहां पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था नागवंशी डायनेस्टी। तो नागवंशी डायनेस्टी से नागपुर बन गया, नागवंशी डायनेस्टी से नागपुर बन गया। और इनकी जो कैपिटल थी वो यहां पर एक गांव मौजूद है जिसका नाम है छुटिया। तो छुटिया नाम के गांव को इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखा था और वो छुटिया नाम धीमे धीमे करके छोटा बन गया, छुटिया से छोटा बन गया, तो इसका नाम पड़ गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा इंडिया का आप कह सकते हो मिनरल बास्केट कहलाता है, क्योंकि यहां से आपको 60% कॉपर इंडिया का यहीं से आता है, 50% मैंगनीज यहां से आता है और 40% आयरन इंडिया का यहीं से आता है। 60-50-40, 60-50-40 कॉपर मैंगनीज आयरन ये यहां से आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर मिनरल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो जमीन को खोद खोद के मिनरल्स निकालेंगे, लेकिन मिनरल्स को जो आप जमीन के अंदर से निकालते हो इसे कहते हैं माइनिंग करना। मिनरल्स की माइनिंग करना बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी होता है दोस्तों। आइए बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात बताई गई है कि भाई जो भी माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग करते हैं, उनके ऊपर एक रिस्क होता है कोलैप्स ऑफ रूफ का, ओवरफ्लो ऑफ वाटर का या आग लग जाने का। आप देख सकते हो किस तरीके से जो माइनर्स हैं वो जमीन के अंदर गए या पहाड़ के अंदर गए और बल्ली के सहारे इन लोगों ने इस पहाड़ को रोक रखा है और अंदर से मिनरल्स निकाल निकाल के ला रहे हैं। अगर पहाड़ को गिरना होगा तो ये बल्ली उसे रोक पाएगी क्या? नहीं। तो ऐसे में अगर ये पहाड़ दरक गया तो ये सब की सब यहां पर दब जाएंगे। इसके अलावा कई बार पानी बह जाता है, अंदर पानी भर जाता है, डूब के मर जाते हैं। कोयले की खदान होती है, कोई चिंगारी लगी उसमें आग लग गई और कोयले की खदान में आग लग गई, सब के सब जल के मर जाते हैं। इसके अलावा बताया गया है डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, इंक्रीज स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। ये जो माइनिंग इंडस्ट्री वाले होते हैं ये लगातार क्या करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं और जो स्लरी जो कीचड़ होता है उसको जमीन पे छोड़ देते हैं। इससे जो जमीन होती है वो हमारी खराब होती जा रही है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी खराब होती जा रही है। और लास्ट जो ये माइनिंग करने अंदर जाते हैं, तो जब ये अंदर जाते हैं माइनिंग करते हैं तो खूब सारा धूल धुआं ये सब इनकी बॉडी में अंदर जाता है, जिसके कारण इन लोगों को कई सारी रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी डिसीजेस हो रही हैं, जिसके कारण ना केवल इनको ये डिसीजेस हो जाती है, कई केसेस में तो ये डेथ भी ले जाते हैं। तो ये तो थी माइनिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मिनरल्स को कंजर्व करने की भी जरूरत है दोस्तों। अब मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, मिनरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट बहुत है। मिनरल्स के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है मिनरल चाहिए, इसीलिए हमें इस मिनरल को प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी कि इस तरीके से इस मिनरल का इस्तेमाल करना है कि हमारा आज का काम भी हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए और एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, ठीक है। इसके अलावा बताया गया है कि हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए कि जो ओर है जिससे आप वो मिनरल निकाल रहे हो, जिससे आप वो मेटल, नॉन मेटल या फॉसिल फ्यूल निकाल रहे हो, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि उस ओर से आप पूरा चीज एक्सट्रैक्ट कर लो, जरा सा भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा उस ओर में से मेटल, नॉन मेटल या फॉसिल फ्यूल निकाल लोगे तो आपको और खुदाई करके और माइनिंग करके और ओर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बताया गया है कि जो मेटल्स हैं, अगर आपने मेटल निकाल ही लिया है तो उनका आप इस्तेमाल करिए 3 आवर्स का। आपने छोटी क्लासेस में 3 आवर्स के बारे में पढ़ा होगा। कोशिश करिए कम से कम मेटल का इस्तेमाल हो, यानी कि रिड्यूस करिए, आप मेटल का इस्तेमाल रिड्यूस करिए।
अगर नहीं रिड्यूस कर पा रहे हो, मेटल निकाल ही लिया है, तो अब कोशिश करिए कि उसको आप बार बार रीयूज करिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद वापस इस्तेमाल करिए, उसके बाद वापस इस्तेमाल करिए, उसके बाद वापस इस्तेमाल करिए। लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल और नहीं हो सकता है, तो बेटा उसको तू रिसाइकल कर दो। अब उसको स्क्रैप में भेजिए, उसको रिसाइकल करके वापस निकाल के लाएंगे, उसको फेंको मत। इससे ना केवल एनवायरमेंट को नुकसान होता है, मेटल जो धरती के अंदर ऑलरेडी लिमिटेड है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एनर्जी रिसोर्सेस में। हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस चैप्टर के अंदर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया था, मेटेलिक पढ़ा, नॉन मेटेलिक पढ़ा, अब हम आ गए हैं एनर्जी वाले पे। और जैसे ही हमारा ये एनर्जी वाला खत्म हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मात्र 15-20 मिनट का ये चैप्टर और बचा है। तो सबसे पहले यहां पे बताया गया है कि भाई एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी खाना बनाने के लिए, चीजों को गर्म करने के लिए, बिजली के लिए, पावर देने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हर जगह एनर्जी की जरूरत है। अब जो एनर्जी है, एनर्जी जो भी होती है, आप उसको दो ग्रुप में बांट सकते हो, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल की बात करते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो जनरेशन से, कई सालों से आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन्हें कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। अब जो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये धरती के अंदर लिमिटेड है। ये धरती के अंदर लिमिटेड है। आज तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, हो सकता है कल तुम्हारे पास वो बचे ही नहीं। जब तुम्हारे पास ही नहीं बचेंगे तो फ्यूचर जनरेशन का तो छोड़ ही दो। तो ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज ये धरती के अंदर लिमिटेड है। साथ ही साथ यहां पे ये बताया गया कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जब आप इससे एनर्जी निकालते हो तो इससे एनवायरमेंट को नुकसान होता है। जैसे कोयला, तूने जब कोयला जलाया तो आसमान के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो ये तो जहर ही है, इसको तुम इनहेल कर लोगे तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हम जनरेशन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो धरती के अंदर लिमिटेड भी है और उनको जलाने पर एनवायरमेंट को नुकसान भी होता है। ऑन द अदर हैंड, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं, ये एडवांस रिसोर्सेज हैं। अब हमने नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। ये सारे के सारे ना केवल रिन्यूएबल हैं, साथ ही साथ एक क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। समझ गया आप मेरी बात को? अब यहां पे बताया गया है कि आज भी देश के 70% जो गांव वाले हैं, वो आज भी लकड़ी जला के और गाय के गोबर से बने कंडे को जला के अपना खाना पका रहे हैं। तो ये चीज यहां बताई गई है कि आज भी हमारे देश में ये हाल हो चुके हैं। अभी भी हम लोग नॉन कन्वेंशनल पे पूरी तरीके से स्विच नहीं हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक कन्वेंशनल में, एक को डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, सर कोल बना कैसे, कोल आया कैसे धरती के अंदर, कौन भर के गया, कौन सेंटा क्लॉस बन रहा था उस दिन, मैं बताता हूं। आज से हजारों करोड़ों साल पहले एक म्यूटरॉइड धरती पर आया, और जब वो म्यूटरॉइड धरती पर आया, समुद्र में गिरा, तो समुद्र का पानी उछल के बाहर गया, और जब ये समुद्र का पानी उछल के बाहर गया तो जितने भी पेड़ पौधे थे उसको उसने डुबो दिया। ये जो पेड़ पौधे जब डूब गए, तो जैसे जैसे ये डूब के नीचे जाते गए, इन पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा, इन पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, जिसके कारण ये डिकम्पोज होने लगे। और यही पेड़ पौधे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण डिकम्पोज होकर कोयले में कन्वर्ट हो गए। दुनिया में टोटल 4 तरीके का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 तरीके का कोयला पाया जाता है। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, हाईएस्ट अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है, बेस्ट क्वालिटी का, वो है एंथ्रासाइट। और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है, जो एकदम घटिया है, वो है पीट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया कोयला पीट है, तो आप ही ये बता दीजिए कि इंडिया के पास कौन सा है। इंडिया के पास बिटुमिनस और सब बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला है। इसीलिए जो कोयला है भी, उसके बावजूद हमें बहुत सारा कोयला बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमें एंथ्रासाइट कोयला चाहिए रहता है तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो कोयले के 4 टाइप बताए, सबसे बेस्ट है एंथ्रासाइट, सबसे वर्स्ट है पीट, और इंडिया में जैसा कि मैंने बताया बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब इंडिया में जैसा कि मैं आपको बता दूं, और थोड़ा सा आगे जाते हैं, इंडिया में जो कोयला है उसको आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो, एक है गोंडवाना कोल और एक है टर्शरी कोल।
मैंने आपको बताया ना, आज से हजारों साल पहले एक पत्थर का टुकड़ा म्यूटोरॉइड धरती पर आया, समुद्र में गिरा, समुद्र का पानी उछल के पेड़ पौधों की तरफ गया, उसको डुबोया। ये जब डूबे तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये डिकम्पोज हो गए और कोयला बनाए। अब ये कहानी कितनी पुरानी है उसके आधार पर कोयले के 2 टुकड़े कर दे। अगर इसको बने हुए 200 मिलियन से ज्यादा साल हो गए हैं तो वो गोंडवाना कोल्ड है। और भारत में दामोदर वैली, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली के पास आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये कोयला ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र 55 मिलियन साल पुराना है, 55 मिलियन तो सर ऐसे कह रहा हो कि आप उस टाइम जवान थे, तो ये वाला जो कोल है इसे टर्शियरी कोल कहते हैं और ये भारत में मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर पाया जाता है। सर कोयला तो आपने बता दिया, पेट्रोल बताओ तो माने लो बेटा, पूछ पूछो नेकी। जैसे आज से हजारों साल पहले जब पत्थर आया और पानी गया और पेड़ पौधों को डुबो दिया और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो पेड़ पौधे जो थे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए, वैसे ही जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, जब ये मरीन ऑर्गेनिजम्स डूब गए तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये मरीन ऑर्गेनिजम्स क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में कन्वर्ट हो गए। और इसी क्रूड ऑयल से तुम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, पीएनजी ये सब निकालते हो। तो पेट्रोलियम की बात करें तो इंडिया जो है पेट्रोल, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है हमारे लिए पेट्रोल। पहले नंबर पे हम सबसे ज्यादा एनर्जी कोयले से ही बना रहे हैं आज भी, सेकंड नंबर पे हमारे लिए पेट्रोल है, ठीक है। और इसकी बात करें तो मैं आपको बता दूं इंडिया की कोई मेजर ऑयल फील्ड के बारे में बता दूं, जैसे कि बॉम्बे हाई, इसके अलावा अंकलेश्वर जो गुजरात में है, और दिग्बोई, नाहरकटिया और मोरान हुंगरीजन, ये जितने भी हैं ये आसाम के अंदर है। तो आपको दिग्बोई और नाहरकटिया तो याद ही रहना चाहिए। मुंबई हाई जो मुंबई से थोड़ी दूर है, अभी मैं मैप पर दिखाएगा। इसके अलावा अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, और इसके अलावा दिग्बोई और नाहरकटिया ये दोनों आसाम के अंदर है। सर आपने हमें पेट्रोल सिखा दिया, क्या अब आप हमें नेचुरल गैस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। दरअसल दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मान लेते हैं आपके पास क्रूड ऑयल मौजूद है, ठीक है। ये धरती है, धरती मेरी मां है, और धरती के अंदर आपके क्रूड ऑयल मौजूद है। तो क्या होता है कि क्रूड ऑयल जो होता है उसके टॉप पे, क्रूड ऑयल के ऊपर खूब सारी गैस भरी रहती है, और इस गैस का नाम होता है नेचुरल गैस। तो जब भी आप क्रूड ऑयल निकालने जाते हैं तो पहले आपको नेचुरल गैस का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ही गड्ढा किया जाता है तो पहले नेचुरल गैस निकलती है। अब कई बार ये नेचुरल गैस को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके से आग लगा देते हैं। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे करिए। हम इस नेचुरल गैस को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इस नेचुरल गैस के 2 काम है, क्योंकि इसी नेचुरल गैस से तुम सीएनजी बनाते हो जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। तुमने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी पे चलती है, ऑटो से लेके वैन तक सब सीएनजी पे चल रहा है। इसके अलावा तुम इसी नेचुरल गैस से पीएनजी बना सकते हो जो कि खाना बनाने के काम आती है पापा। और इंडिया में मुंबई हाई, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहां पर आपको नेचुरल गैस के भंडार देखने को मिलेंगे, ठीक है सर। नेचुरल गैस के बाद आ जाते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आपने पढ़ा है, कन्वेंशनल में आपने कोल पढ़ाया, पेट्रोल पढ़ाया और नेचुरल गैस पढ़ाई। नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या पढ़ाओगे? नॉन कन्वेंशनल में सबसे पहले आ जाते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी पे। आपके पास इस दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं दोस्तों। इन 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं रहते हैं, लगातार उनमें से एनर्जी रेडिएट होती रहती है, लगातार एनर्जी निकलती है। इस तरीके के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी, उन्हें न्यूक्लियर एटम्स कहा जाता है, जैसे कि थोरियम, जैसे कि यूरेनियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनमें से लगातार एनर्जी निकलती रहती है। अगर हम इनकी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरियम और थोरियम की बात करें तो ये अरावली हिल्स में पाए जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा सेव अरावली अभी बहुत ट्रेंड पे चल रहा था। वाई सेव अरावली? क्या हो रहा है अरावली में? तो अरावली में यूरियम और थोरियम के भंडार होने के कारण अरावली को तोड़ तोड़ के, काट गड्ढा कर करके खत्म कर दिया गया है। वहीं अगर आप केरला चले जाएं तो वहां पे आपको मोनाजाइट सैंड्स देखने को मिलेगी, जो अगेन एक न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी के बारे में आपको क्या ही बताना, जब सन की एनर्जी को आप ट्रैप करके उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी बनाते हो तो उसे सोलार एनर्जी कहते हैं। और इंडिया में बेस्ट सोलार एनर्जी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी दोस्त, उससे ज्यादा अच्छी कहां मिलेगी, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के लिए आपको करना क्या है कि भाई जहां बहुत हवा चल रही है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो विंड एनर्जी नहीं, जहां बहुत तेज हवा चलती है वहां विंड मिल्स लगा दीजिए। तो जब हवा चलेगी तो विंड मिल घूमेगी, जब विंड मिल घूमेगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आप लोगों ने 10th क्लास में एसी डीसी पढ़ रखा है, वहां का कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल होगा। इंडिया में साउथ में चले जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश यहां पर है। और अगर नॉर्थ इंडिया में आ जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और जैसलमेर में आपको मिलेगी। ठीक है सर, यह हमें समझ में आ गया। अब आप बताइए सर, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस का मतलब क्या होता है कि गांव के लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गांव के लोग अपने आंगन में गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है, बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है। उस गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है कि बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है, इस गड्ढे के अंदर दो कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो कंटेनर नंबर 1 होता है, इसमें जो इनके घर का टॉयलेट का जो आउटलेट होता है, जहां से आपके घर का टॉयलेट का वेस्ट जाता है, वो सारा टॉयलेट का वेस्ट जो होता है वो इसमें जाना शुरू हो जाएगा। टॉयलेट का वेस्ट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, दोनों में जाएगा। इसके अलावा आपके घर में वेजिटेबल्स बने तो उसका छिलका, आपके खेत का, आपके पेड़ पर लगा हुआ है आंगन में, उसकी पेड़ पत्ती जो गिरी वो सब, तो जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट भी इसमें डाल दिया जाता है और बस थोड़ा थोड़ा पानी छिड़का जाता है। तो इससे आपके घर का वेस्ट, टॉयलेट का वेस्ट और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये डिकम्पोज होने लगता है। और जब ये डिकम्पोज होता है तो इसके ऊपर एक गैस बनती है और उस गैस को कहा जाता है बायोगैस। और ये बायोगैस ऐसी होती है कि इससे आप अपने घर का चूल्हा जला सकते हो। तो आपको देखने में छी छी लग रहा होगा कि सर छी छी छी, घर का टॉयलेट का वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट सब मिला के सड़ा के छी छी छी, लेकिन जब वो बायोगैस बन जाता है तो उसमें वो गंदी स्मेल, फाउल स्मेल नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो जब यहां का डिकम्पोज हो जाता है तो यहां से बायोगैस निकालते हैं, फिर जब यहां का हो जाता है तो फिर वहां की निकालते हैं। तो इस तरीके से बायोगैस बनाई जाती है। इंडिया में गांव के इलाके में आपको बायोगैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हुई दिखेगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है टाइडल एनर्जी। आपको पता होगा कि जो समुद्र होता है, कभी वो हाई टाइड पे होता है, कभी लो टाइड पे, कभी हाई टाइड पे, कभी लो टाइड पे। तो हम इसके ऊपर पैनल्स लगा देते हैं। जब वो हाई होता है तो उसको ऊपर ले जाता है, लो होता है तो नीचे होता है। तो हाई लो हाई लो हाई लो होने के कारण जब ये बार बार ऊपर नीचे होता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये इंडिया के कोस्टल इलाके में आपको देखने को मिलेगा, और खासकर गल्फ वाला जो इलाका है, चाहे वो गल्फ ऑफ खंबाट हो या गल्फ ऑफ कच्छ हो, वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। लास्ट नॉन कन्वेंशनल के बारे में बात करनी है, वो है जियोथर्मल एनर्जी। अब धरती के अंदर ना केवल मैग्मा है, धरती के अंदर पानी भी है। तो ये मैग्मा क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। तो जब ये पानी गर्म होता है तो ये स्टीम बना लेता है। हमें तो स्टीम चाहिए ही होती है, स्टीम के इंजन बनाते हैं हम लोग। हम स्टीम बनाने के लिए कोयला जलाते हैं, कोयले से पानी उबालते हैं, पानी की स्टीम बनाते हैं और उसके इंजन बनाते हैं। यहां तो नेचर से ही हो रहा है ये सारा काम। तो भाई धरती के अंदर जो मैग्मा होता है वो अंडरग्राउंड वाटर को गर्म करता है, जिसके अंदर स्टीम निकलती है और हम स्टीम का इस्तेमाल करके जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में और पुग्गा वैली लद्दाख में, यहां पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। क्यों करें हम नॉन कन्वेंशनल का इस्तेमाल, हम तो कन्वेंशनल करेंगे पापा, नहीं। नॉन कन्वेंशनल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये आपका पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो तुम्हारी डिपेंडेंटी है, डिपेंडेंटी बोल दिया, कोई वर्ड ही नहीं होता, डिपेंडेंटेबिलिटी, ओए हो इंग्लिश, तो ये जो है तुम्हारी, वो तुम्हारी कम हो जाती है। साथ ही साथ अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल है, आज इस्तेमाल करो कल फिर आ जाएंगे, कल इस्तेमाल करो परसों फिर आ जाएंगे। लेकिन कॉन्वेंशनल जो है वो लिमिटेड है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल हमें जो बाहर से मंगाना पड़ रहा है, अब पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल सऊदी अरेबिया से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है, हम उन पे डिपेंडेंट है। कल को हमारी उनसे लड़ाई हो जाए, कट्टी हो जाए, वो बोले हम तुमको नहीं देंगे अब पेट्रोल हमारा, जाओ, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये चिंदी सा टॉपिक है कि कैसे आप एनर्जी को बचा सकते हैं। वो कह रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, लेकिन तुम तो घस जाओगे। सर कैसा लगेगा अगर हम उसके सामने टेम्पो से उतरेंगे, मैजिक से उतरेंगे, टेर्री से उतरेंगे, अच्छा लगेगा क्या? अरे मुन्ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तुम जब बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेवल करते हो
तो पेट्रोल डीजल ये सब बचता है। इसके अलावा स्विच ऑफ कर दीजिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तुम तो लेकिन रात भर मोबाइल चार्जिंग लगा के लपेटे पड़े हो। इसके अलावा पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। देखिए जिनमें 5 स्टार वाला डिवाइस खरीदो, ये कम बिजली पिएगा। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस कर लो तो बेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर से आपके मैप आते हैं। टोटल 5 मैप आपको इस चैप्टर से आएंगे। आयरन ओर को प्लॉट करने को आ जाएगा मयूरभंज, दुर्ग, बेलादीला, बेलारी और कुद्रेमुख, जो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले से प्लॉट कर रखे हैं। आयरन ओर के बाद आपको कोल माइंस, रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नेमल्ली आ जाएगा, जो मैंने यहां पे मैप कर रखे हैं। इसके अलावा ऑयल फील्ड, ये 6 ऑयल फील्ड दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई, बसीन, कलोल और अंकेलेश्वर मैंने यहां प्लॉट कर रखे हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम ये यहां प्लॉट कर रखे हैं। और लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट नारोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम ये मैंने यहां प्लॉट कर रखे हैं। सर सिखाओगे नहीं क्या? बिल्कुल सिखाएंगे, ना केवल सिखाएंगे ट्रिक भी दिखा के देखे जाएंगे। मैं जैसे ही मेरा J6 ज्योग्राफी चैलेंज खत्म होगा, मैं उसके बाद आप लोग के लिए सारे मैप का, जितने मैप आने बोर्ड एग्जाम पे, उनका एक वीडियो, आधे घंटे का वीडियो तुमको देने वाला हूं। उसमें ना केवल सारे मैप होंगे एक जगह, साथ ही साथ उनको याद रखेंगे टिप्स और ट्रिक्स भी होंगी। तो इसके लिए मैं अलग से लेकर आने वाला हूं। स्टे ट्यून, इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का डे 5 कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने दोस्तों ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, जाके जरूर देखिए। कल हम ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जरूर जुड़िएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाइएगा। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों ने देखते ही देखते पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी। अब हमारे पास बस इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स बचे हैं। तो अगर आपको भी मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।